बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सीरीज़ एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स कि हम रजिस्टर्स को अगर सीरीज़ में लगाते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी बनेगी और करंट और वोल्टेज पे क्या इफ़ेक्ट होगा। अगर हम इन्हीं रजिस्टर्स को पकड़ के पैरेलल में लगाते हैं तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितने होंगे, इसके अंदर से करंट कितना गुजरेगा। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर को। सो सीरीज़ रेजिस्टेंस में हम देखते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक ये रजिस्टर है, हमने इसके साथ एक और रजिस्टर लगा दिया और इन दोनों को हमने एक वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। वोल्टेज सोर्स जिसके वोल्टेज वी एस हैं और हम ये कहते हैं कि लेट्स सपोज इसकी जो रेजिस्टेंस है R1 है, इसकी जो रेजिस्टेंस है R2 है। और जब हम इस तरह से कनेक्ट करेंगे तो इसमें से करंट गुजरेगा, हम उसको कह देते हैं जो करंट इसमें से गुजरेगा वो I गुजरेगा। हमने जो इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान जो वोल्टेजेस होंगे वो वही होंगे जो इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान होंगे, और ये जो वोल्टेजेस इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान हैं वो कुछ इस रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप हो जाएंगे और कुछ इस रजिस्टर के क्रॉस R2 के क्रॉस ड्रॉप हो जाएंगे। होगा ये कि जो वोल्टेज इसके क्रॉस ड्रॉप होंगे और जो इसके क्रॉस ड्रॉप होंगे, R1 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप प्लस R2 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप वो इक्वल टू होंगे जो ये वाले इस पॉइंट तक वोल्टेज आएंगे, यानी कि सोर्स के वोल्टेज के इक्वल होंगे। सो हम कहते हैं कि इसके ऊपर अगर, या दूसरे अल्फाज में आप इस तरह से समझ लें, इस एक लूप हमारा बना, हमने इसके ऊपर एक KVL अगर लगा दें, KVL अगर हम अप्लाई करें तो जो सोर्स वोल्टेज है वो जो कि राइज़ किया इज़ इक्वल टू, ये पैसिव कंपोनेंट है R1, तो वोल्टेज अक्रॉस R1 प्लस वोल्टेज अक्रॉस R2। R1 और R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होंगे तो KVL में हमने पढ़ा था सोर्स वोल्टेज इज़ इक्वल टू दी सॉरी इधर वोल्टेज राइज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस फॉल। तो अभी हम देखते हैं कि ये हमारे पास हो गया Vs और VR1 क्या होगा, करंट R1 के अंदर से जो गुजर रहा है इनटू रेजिस्टेंस I करंट गुजर रहा है और रेजिस्टेंस R1 के अंदर से ये VR1 है, प्लस इसके R2 के अंदर से जो करंट गुजर रहा है वो I है और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इसकी रेजिस्टेंस के साथ तो ये VR2 हो जाएगा। इसी तरह से जो सोर्स है उसकी वो भी कोई करंट दे रहा है और वो करंट दे रहा है इन पॉइंट्स के ऊपर जो R1 और R2 की कंबाइंड इफेक्ट आ रहा है, मैं कह देता हूँ कि वो R इक्विवेलेंट है, इज इक्वल टू करंट थ्रू रेजिस्टेंस R1 प्लस करंट इनटू रेजिस्टेंस R2। तो इधर से हम क्या देखते हैं, हमें ये पता है, अच्छा आई मैंने इसलिए लिखा है, इसके साथ नोटेशन नहीं चेंज की क्योंकि ये सारा सर्किट सीरीज़ में लगा हुआ है। तो सीरीज़ के अंदर हमने देखा था जो करंट है वो सेम रहता है। तो मैं इधर से ये कहता हूँ आई आर इक्वलेंट इज इक्वल टू, आई को कॉमन ले लेता हूँ R1 प्लस R2 और इधर से आई कैंसिल आउट हो जाएगा और जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस हमें मिलेगी वो R1 प्लस R2 होगी। अब ये इक्वलेंट रेजिस्टेंस जो हमें मिल रही है वो किन पॉइंट से मिलेगी, अगर मैं यहाँ से ये वोल्टेज सोर्स उतार देता हूँ और मल्टीमीटर की एक प्रोब यहाँ पे लगाता हूँ और एक यहाँ पे लगाता हूँ, तो इन दोनों की जो रेजिस्टेंस होगी वो ऐड अप होकर मुझे यहाँ पे मिलेगी जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज़ में लगाएंगे। सो याद रखें कि सीरीज़ के अंदर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो दोनों रेजिस्टेंस को ऐड अप करके हमारे पास आ रही होती है। सो इस आर इक्विवेलेंट को मैं रिप्लेस कर देता हूँ RS के साथ, RSS सीरीज़ रेजिस्टेंस के लिए। तो हमने अभी देखा जब हमने इसके ऊपर KVL लगाया, इस लूप के ऊपर हमने कहा कि वोल्टेज राइज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द वोल्टेज फॉल, उधर से जब कैलकुलेशन की तो हमें पता लगा कि सीरीज़ के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो ऐड अप हो जाती है। रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अभी क्या होगा अगर
तो जो R1 R2 के अलावा अगर रेजिस्टेंस और भी लगे हुए हैं, लेट्स सपोज R3 लगा है, इसी तरह करते करते एक RN रेजिस्टेंस लग गई, एक हमारे पास ये रेजिस्टेंस R1 R2, इस तरह से R3 एंड सो ऑन चलते एक हमारे पास RN रेजिस्टेंस लग गई, और ये हमने एक वोल्टेज सोर्स के साथ लगा दिया, R1 R2 R3 और ये RN। जब हम इसको भी देखेंगे और कैलकुलेट करेंगे, तो जब हमने दो रेजिस्टेंस लगाए थे तो हमारे पास ये चीज़ आई थी, R1 और R2 दोनों को ऐड कर दिया था। अगर हम तीन रेजिस्टेंस तीसरा भी हम ऐड कर लें तो वो क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन, जितने भी रेजिस्टेंस लगा लेंगे टिल RN, सारी की सारी रेजिस्टेंस ऐड अप हो जाएगी जब हम रेजिस्टेंस लगी होंगी सीरीज़ में। सो सीरीज़ के अंदर जितने भी रजिस्टर लगे होंगे वो उनकी रेजिस्टेंस ऐड अप हो जाती है। सो हमने निकाला कि सीरीज़ के अंदर सारे रेजिस्टेंसेस ऐड अप हो जाती हैं। अभी एक छोटी सी सिचुएशन अगर राइज अप हो जाए कि मैं दोबारा इसको दो रेजिस्टेंस पे बना देता हूँ, R1 R2, ये प्लस ये V सोर्स है। तो मैं अगर इस तरह से बना दिया, हमने कैलकुलेट किया कि ये आया। अगर आप ज़्यादा रेजिस्टेंस भी लगे होंगे तो भी आप KVL लगा के इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें दो इन पॉइंट्स के ऊपर रेजिस्टेंस कितनी मिलेगी। अब क्या हो कि जो R1 है वो बहुत ही छोटा हो R2 से, यानी कि कहने का मतलब यह है कि R2 एक तरह से हाथी हो और R1 चूंटी हो, तो क्या होगा, तो फिर हमारे पास जो RS होगा वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू R2 होगा, क्योंकि एक तरफ तो बहुत बड़ी वैल्यू है और दूसरी तरफ बहुत छोटी वैल्यू है। R1 इज़ वेरी स्मॉल, ये दो दफ़ा लेस देन का मतलब है कि वेरी वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू R2। तो उस सूरत में क्या होता है कि R1 इग्नोर हो जाता है और जो टोटल रेजिस्टेंस होती है वो R2 की ही होती है। हाथी के मुकाबले में चूंटी आ जाती है, तो हम हमेशा हाथी को ही देखेंगे जब हमारे पास सीरीज सर्किट होगा। दूसरे अल्फाज में आप ये देख लें कि अगर R1 की जो वैल्यू है वो बहुत छोटी है और R2 की वैल्यू बहुत बड़ी है, तो ज़्यादा इफेक्ट R2 का ही हमें मिलेगा। सोर्स को ज़्यादा इफेक्ट कौन करेगा, वो R2 करेगा। तो R2 ही कंट्रोल कर रहा होगा कि इसमें से कितना करंट गुजरे। सो R1 अगर बहुत बहुत स्मॉल है R2 के, तो फिर हम सीरीज रेजिस्टेंस को इक्वल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हो जाती है R2 के, जो बड़ी वाली वैल्यू है उसके इक्वल हो जाएगी सीरीज रेजिस्टेंस। या अगर मैं इसको ये कह दूं कि R2 इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू R1, तो फिर क्या हो जाएगा कि जो सीरीज रेजिस्टेंस है उसको ज़्यादा इफेक्ट करेगा R1, क्योंकि इस केस के अंदर R2 बन गई चूंटी, R1 बन गया हाथी। तो सीरीज़ में हम हमेशा बड़ी वैल्यू ही इफ़ेक्ट करती है सोर्स को, यानी कि R1 ही सारा करंट को कंट्रोल करना शुरू कर देगा जो भी सोर्स से आ रहा होगा। सो अभी तक हमने देखा कि रेजिस्टेंस जो सी है अगर सीरीज़ में लगी हो तो वो रेजिस्टेंस ऐड अप हो जाती है। तो क्या होगा अगर जो रेजिस्टेंस है वो आ जाए, एक दूसरे के जो रेजिस्टर्स हैं वो हम रेजिस्टेंस इन पैरेलल, कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास रेजिस्टेंस इस तरह से आ जाए, एक रेजिस्टर ये लगा हुआ है और दूसरा इस तरह से लगा हुआ है, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हों, जब एक दूसरे के पैरेलल होंगे और इसको हमने एक सोर्स के साथ लगा दिया, और ये जो सोर्स है इसका ये जो सोर्स है ये कोई है लेट्स सपोज Vs, और ये रजिस्टर हमने वही लगा दिया पैरेलल में। अब इस सूरत में क्या होगा कि हमारे पास करंट इसमें से भी गुजरेगा, इसमें से भी करंट गुजरेगा और सोर्स से भी करंट आएगा। इसको मैं I1 कह देता हूँ, इस करंट को I2 कह देता हूँ। और
जो वोल्टेजेस हमारे यहाँ इन पॉइंट्स के ऊपर होंगे वो Vs होगा, और ये जो करंट सोर्स की तरफ आएगा इसको I कह देता हूँ। हमने ये पढ़ा था कि पैरेलल के अंदर जो वोल्टेजेस हैं वो सेम होंगे। कहने का मतलब ये है जो R1 के अक्रॉस वोल्टेज इक्वल टू Vs होंगे वही वोल्टेज R2 के अक्रॉस होंगे। तो हम इसमें से देखते हैं फिर डिफर क्या कर रहा है। डिफर एक जो करंट इधर से आ रहा है इस नोड से वो I1 को में जा रहा है और दूसरा I2 बन रहा है। सो हम इस पॉइंट के ऊपर ये जो नोड है, लेट्स सपोज इसको नोड ए कह देता हूँ, इस नोड के ऊपर हम लगाते हैं KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। जब इसके ऊपर किरचॉफ्स करंट लगाएंगे तो I करंट एंटर हो रहा है नोड में और I1 एग्जिट कर रहा है और I2 एग्जिट कर रहा है। तो हमने पढ़ा था एंटरिंग करंट का सम इक्वल टू होता है नोड से लीविंग करंट का सम। तो जब हम ये चीज़ देखते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि जो यहाँ पे वोल्टेजेस हैं वो हमारे पास इस नोड के ऊपर होंगे VA वोल्टेजेस, और ये जो कंपोनेंट है रेजिस्टिव कंपोनेंट है इसके ऊपर हम लगाएंगे ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ है V इज इक्वल टू IR, तो उधर से हमारे पास I निकलेगा V ओवर R। तो I1 होगा V ओवर R1, I2 होगा V एट नोड A ओवर R2, और ये हमारे पास हो जाएगा कि सोर्स वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो ये सोर्स फेस कर रहा है। तो इधर हम देखेंगे कि हमारे पास जो सोर्स रेजिस्टेंस वोल्टेजेस हैं वही वो VR1 है, वही VR2 है, या दूसरे अल्फाज में वही VA हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ये V सोर्स वो भी इक्वल टू VA है ओवर R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2, सॉरी इधर VA आएगा। और जब VA हम कॉमन ले लेंगे, VA ओवर R इक्वलेंट VA हम कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। VA कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से 1 ओवर R इक्वलेंट 1 ओवर R इक्वलेंट आएगा 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 के। सो जब भी कोई रेजिस्टेंस पैरेलल में लगी हो तो जो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा, कहने का मतलब ये है कि मैं इधर से ये सोर्स उतार दी, इस तरह से दो रेजिस्टर लगाए, मल्टीमीटर पे इन दो पॉइंट्स के दरमियान रख के देखूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल उसका सम करेंगे, मतलब ये जो फार्मूला फिर लगेगा तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी। इसी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के फार्मूले को मैं थोड़ा रीअरेंज करता हूँ और इसे मैं कहता हूँ ये बन जाएगा 1 ओवर, क्योंकि R इक्वलेंट ये R पैरेलल में है, पैरेलल रेजिस्टेंस की है, तो मैं इसको इसके साथ लिख देता हूँ RP, जिससे पता लग जाएगा R पैरेलल। दो रेजिस्टेंस है 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2, इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 1 ओवर RP, जब इसको मैं लिख सकता हूँ RP R1 इंटू R2, जब एलसीएम लेंगे तो ये सिचुएशन बन जाएगी, और इधर से RP इज इक्वल टू आ जाएगा R1 इंटू R2 ओवर R1 प्लस R2। ये हमारे पास जब दो रजिस्टर पैरेलल में लगे हों तो उसके लिए हमारा ये फार्मूला बनता है, पैरेलल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। सीरीज में तो सिंपल जितने भी रजिस्टर आपने लगाए हुए थे सारे, तो सारे के सारे ऐड अप हो जाते थे, लेकिन पैरेलल के अंदर आपके पास उसका रेजिस्टेंस का सबका उनका रेसिप्रोकल जो सा वो ऐड अप हो जाता है। अब क्या हो कि अभी तो मैंने दो रेजिस्टर लगा दिए, क्या हो कि अगर मैं रेजिस्टर जो से हैं वो दो की बजाय मैं इसके ऊपर R3 R4 सो ऑन करते करते मैं nth रजिस्टर लगा देता हूँ Rn, तब भी हमारे पास एक ही नोड बन रही है। हमारे पास उसी तरह से करंट जो I आ रहा है I1 I2 I3 I4 और इसी तरह करते nth करंट बन रहा है। तो सेम उसी तरह से फार्मूला लगेगा जिस तरह दो रेजिस्टर के लिए लगा है। तो हमारे पास यहाँ पे R पैरेलल आ जाएगा 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 प्लस सो ऑन टू 1 ओवर Rnth रेजिस्टेंस। तो जब भी पैरेलल के अंदर जितने मर्जी रेजिस्टेंस लगा लें उनको आपने इस तरह से इन्वर्स लेके उनको ऐड कर देना है, और बाद में आप उसका रेसिप्रोकल लेके
सब का रेसिप्रोकल ले लें, इसका भी रेसिप्रोकल आ जाएगा, तो आपके पास आर पी की जो वैल्यू है वो निकल आएगी। तो हमारे पास हमने दो रेजिस्टेंस का भी देख लिया, मल्टीपल रेजिस्टेंस एन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स लगे हों तो भी हमने देख लिया कि हम उसका 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 सो ऑन टू 1/Rn एडअप कर देंगे तो हमारे पास उसकी पैरेलल में रेजिस्टेंस आ जाएगी। अभी दोबारा मैं इसको बैक ले जाता हूँ दो रेजिस्टर्स के ऊपर ही। इसमें हम देखते हैं कि पैरेलल के अंदर 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। पैरेलल के अंदर क्या हो, अगर मैं ये कहूँ कि R1 इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू R2, तो अगर आप ये देखें कि R1 बहुत ही छोटा है एज़ कंपेयर टू R2, तो याद रखें पैरेलल के अंदर ज़्यादा इफेक्ट वो रजिस्टर देता है जिसकी वैल्यू कम होती है। तो R1 चूँकि बहुत छोटा है तो जो भी R पैरेलल हमारे पास बनेगा वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू R1 हो जाएगा। तो पैरेलल उसकी वजह ये है कि जितना भी इसमें से करंट आ रहा है, टोटल करंट जितना आ रहा है, अगर मैं कहूँ R1 बहुत छोटा है R2 से, तो ज़्यादा करंट इस तरफ से गुजरेगा। ठीक है, जिस तरफ से ज़्यादा करंट गुजरेगा वो पैरेलल के अंदर ज़्यादा इफेक्ट देगा। इसलिए पैरेलल के अंदर जो भी रेजिस्टेंस छोटी होगी वो पैरेलल के अंदर ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। सीरीज़ में हमने देखा था जिसकी दो रेजिस्टर में से जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी वो सीरीज़ के अंदर ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। तो इस केस के अंदर पैरेलल में जो कम रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है एज़ कम्पेयर टू द बिगर रेजिस्टेंस। R2 बड़ा है, R1 छोटा है, सो R1 पैरेलल के अंदर ज़्यादा इफेक्ट देगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर R1 बहुत छोटा है R2 से, तो R पैरेलल 1/Rp यानी कि पैरेलल रेजिस्टेंस 1/R1 के इक्वल हो जाएगी। इसका दूसरे केस में अगर मैं ये कहूँ कि R2 जो सा वो इज़ वेरी वेरी लेस एज़ कम्पेयर टू R1, तो फिर 1/Rp जो सा वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1/R2 हो जाएगा। अभी आप ये देखें कि मैंने ये नहीं कहा इक्वल टू हो जाएगा, मैंने ये कहा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा। इसकी वजह यह है कि कुछ ना कुछ इफेक्ट तो वो बड़ी रेजिस्टेंस पैरेलल में दे रही होगी। इस वजह से हम जो छोटी रेजिस्टेंस है पैरेलल में हम उसको सिर्फ अपनी कैलकुलेशंस में ले रहे होते हैं, या एक्चुअल रियल लाइफ के अंदर भी जब आप इस तरह सर्किट बनाएंगे ना, तो जो कम वैल्यू की रेजिस्टेंस है वो ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी पैरेलल रेजिस्टेंस के अंदर, और सीरीज़ के अंदर जो सा वो बड़े वाली वैल्यू ही रेजिस्टेंस जो इफेक्ट वो प्रोड्यूस कर रही होगी। तो अभी तक हमने देखा सीरीज़ में रेजिस्टेंस की क्या कम्बिनेशन बनता है, फार्मूला बनता है या क्या इफेक्ट होता है, किस तरह से उसको सीरीज़ में कैलकुलेट करते हैं। तो हम एंड पे थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सीरीज़ में रेजिस्टेंस और पैरेलल में रेजिस्टेंस अगर लगी हैं या रजिस्टर्स लगे हैं, जो भी कह लें इसको, सीरीज रजिस्टर्स रेजिस्टेंस ही होगी इसकी। सीरीज रेजिस्टेंस और पैरेलल रेजिस्टेंस। सीरीज रेजिस्टेंस के अंदर आपके लेट सपोज अगर दो रजिस्टर लगे हैं तो आर सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और अगर आपके पास n नंबर ऑफ रजिस्टर्स लगे हैं तो R1 प्लस R2 प्लस सो ऑन टू प्लस Rnth रेजिस्टेंस आपका सम होगा। लेकिन पैरेलल रेजिस्टेंस के अंदर Rp अगर दो रेजिस्टेंस लगे हैं तो आप क्या देते हैं Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, और अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगे हैं तो Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस सो ऑन टू प्लस 1/Rn। सो अभी तक हमने सीरीज़ के रेजिस्टेंस हो तो क्या इफेक्ट होगा, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी बनेगी, पैरेलल में हो रजिस्टर तो उनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितनी बनेगी, वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर और उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की समझ आई होगी। अगर चीज़ों की समझ आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।